मॉर्निंग। एसपीएससी क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th का हम लोग केमिस्ट्री लेसन 4, लेसन का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक की व्याख्या वस्तुओं को निम्न आधार पर किया गया था। पहला था, जिन वस्तुओं को जलाने से धुआं निकलेगा वो कार्बनिक हो, जैसे पुआल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, है ना, ये सब का कार्बनिक है। और जिनको जलाने से धुआं नहीं निकलता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक कहते हैं। जैसे लोहा को गर्म करोगे नहीं धुआं निकलेगा, एल्युमिनियम को गर्म करोगे तो नहीं धुआं। ये प्राचीन धारणा थी, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने कार्बन की व्याख्या इस आधार पर की कि वह पदार्थ जो कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, कार्बन का ये जो है कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उन पदार्थों को हम लोग कार्बनिक कहते हैं, जिसमें CO2, CO, HCl जैसे यौगिकों को छोड़ करके कौन कौन से हैं? CO2 में भी ये CO2, फिर से जो है HCl, इनको छोड़ करके अन्य सभी यौगिक जो कार्बन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक। और जिन पदार्थों का निर्माण कार्बन परमाणुओं से नहीं बने होते हैं उन पदार्थों को हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब ये कार्बनिक अकार्बनिक के बारे में है व्याख्या। प्राचीन अवधारणा कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या थी, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब तो कार्बनिक और अकार्बनिक मालूम हो गया। बर्जीलियस के जमाने में यह अवधारणा थी कि जो कार्बनिक यौगिक थे उन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला के अंदर नहीं कर सकते। उसको या तो पौधों से या तो जंतुओं के शरीर से ही प्राप्त कर सकते। इसको हम जैव शक्ति सिद्धांत, बिटल थियरी के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिटल थियरी के नाम से जानते हैं कि बिटल थियरी में एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय लेबोरेटरी मेथड, ओनली इट इज फाउंड बाय बायोकेमिकल टाइप एंड लाइक प्लांट एनिमल्स। ये बिटल थियरी थी। लेकिन एक वैज्ञानिक हुआ, जिस वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक होलर ने, इसने जो है अमोनियम ऑक्सोसाइनाइड यानी H4CnO को गर्म किया और हीट किया। हीट करने के बाद इसमें एक यौगिक पाया यानी H2CONH2। इस यौगिक का संश्लेषण किया, जिस यौगिक का नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। ये यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था और इसके बन जाने से प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होना प्रारंभ हो गया। अतः अमोनियम साइनोऑक्साइड को हीट करके अमोनियम जो है यूरिया का संश्लेषण करने के बाद जो बिटल थियरी थी बर्जीलियस द्वारा दिया गया, वो बिटल थियरी ध्वस्त हो गई और ये फ्रेडरिक होलर द्वारा दिया गया ये अपना न्यू मॉडर्न का केमिस्ट्री का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंडों की संख्या जो है ये संश्लेषण जो है होने लगा और न्यू थियरी दिया गया। इसके बाद प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बहुत से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने लगा, जिसकी संख्या आज हम लोग 10 लाख से अधिक जो है
ये यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसके अध्ययन के लिए एक अलग से शाखा ही बना दिया गया, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग ये ऑर्गेनिक कंपाउंडों के बारे में जो है पढ़ते हैं, जो रसायन विज्ञान के अंदर आता, कार्बन रसायन के अंतर्गत इसका अध्ययन जो है किया जाता है। इस कार्बन रसायन के बाद हम लोग इस कार्बनिक यौगिकों को पढ़ते क्यों, क्या मतलब है? ये आधुनिक युग में सबसे अधिक हम लोग कार्बनिक रसायन, आधुनिक या पुराने युग से भी इस युग में भी हम कार्बनिक यौगिकों का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। पुराने युग में तरह तरह के रसायनों का नाम आप लोग अपने गांव में भी जानते हैं, देखते होंगे। जैसे सिरका बनाने का, सोमरस अर्थात जो है शराब बनाने का कला बहुत प्राचीन काल से आ रही है। ये सभी के सभी कार्बनिक है। हम लोगों का शरीर भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। बहुत कम मात्रा, 2% मात्रा इनऑर्गेनिक का है, लेकिन 98% मात्रा केवल कार्बनिक यौगिक का है। ये जल को छोड़ करके तो सारे चीज कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना है। कार्बनिक यौगिकों का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में करते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों को पढ़ना जो है आवश्यक। कार्बनिक यौगिक का वस्त्रों का निर्माण, जितने रेशे हैं सेलुलोज के बने होते हैं, वो रेशे से हम तरह तरह के डिजाइनिंग कपड़ों का उपयोग करते हैं, परिधान बनाते हैं। वो सब के सब जो है वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कागज। कागज भी सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। ये भी जो है कागज का उपयोग जो है ये कार्बनिक यौगिकों के द्वारा करते हैं। भोजन, जितना हम लोगों का भोजन है वो सब कार्बन रसायन है, चाहे वो चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन से ही हम लोग खाते हैं, वो सब भोजन है। ये भोजन जो है कार्बनिक यौगिकों से मिलकर भोजन बने होते हैं। चौथा, आप लोग के किचन में तरह तरह की वस्तुएं हैं, जैसे जो है आप लोग प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग भी करते हैं। ये बर्तन जो है कार्बनिक यौगिक का है। ये ईंधन का प्रयोग करते हैं, ईंधन में भी जो है कार्बनिक यौगिक है। ईंधन पांचवा जो है उनका ईंधन रहेगा। ईंधन में जो है ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, ये जो है इत्यादि तरह के गैसों का उपयोग करते हैं, जो गैस जो है कार्बन रसायन से ही मिलकर के जो है बने होते हैं। इसके बाद युद्ध स्थल, युद्धों में जो हम लोग तरह तरह के जो है ये विस्फोटकों का उपयोग करते हैं। ये विस्फोटक में जो है आपका TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूमीन, TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, इस तरह के जो है ये विस्फोटक होते हैं। डायनामाइट, ये सब विस्फोट प्रयोग करते हैं। रॉकेट ईंधन, मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन इत्यादि तरह के ये सब जो है ईंधन का भी प्रयोग हम लोग जो है ये रॉकेटों के अंदर करते हैं। सब जो सबके सब्जेक्ट कार्बनिक यौगिकों से जो है बनी होती है। औषधियाँ, इस युग में सबसे अधिक हम लोग जो है औषधियों का संश्लेषण करते हैं। ये औषधियाँ जो है ज्यादातर पर कार्बनिक रसायन से ही मिलकर बनी होती है। जितना औषधि है आपका जो अकार्बनिक तत्व की मात्रा कम है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों की मात्रा उसमें सबसे जो है अधिक होती है। ये प्रकृति में कार्बनिक यौगिक का उपयोग बहुतायत किया जाता है, इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं और पढ़ करके एक अलग से रसायन विज्ञान की शाखा ही बना दिए हैं, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कार्बन रसायन के वस्तुओं के निर्माण, उसका संश्लेषण के बारे में जो है खोज करते हैं और पढ़ते भी हैं। अब हम लोग कार्बनिक यौगिक को ये पढ़ेंगे कि प्रकृति में ये कार्बनिक यौगिक क्यों सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अधिक मात्रा होना या कार्बनिक यौगिक जो है सबसे अधिक क्यों है। कार्बनिक यौगिक, प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक निम्न कारणों से है। पहला है कार्बन श्रृंखलन। पहला क्या है? कार्बन श्रृंखलन, कार्बन चेन इसको कहते हैं।
कार्बन प्रकृति का एक ऐसा छोटा परमाणु है जिसकी संयोजकता सबसे अधिक 4 होती है। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु संख्या 12, 2, 4। तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होना चाहिए, 4 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों की संयोजन होता है। इसकी संयोजकता सबसे अधिक होने के कारण आसानी से क्रिया कर जाता है। जब भी अन्य तत्व नहीं मिलता है क्रिया करने के लिए, तो स्वयं कार्बन से ही क्रिया करके लंबी लंबी तरह के श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। ऐसे बने श्रृंखला को ही हम लोग जो है कार्बन श्रृंखला। जैसे कार्बन से ही ग्रेफाइट बना होता है, कार्बन से ही जो है आपका हीरा बना होता है, वो केवल कार्बन परमाणुओं के संयोजन से ही मिलकर बना होता है। इसको हम अपर रूप कहते हैं। अपर रूपता किसको कहते हैं? ऐसे तरह के यौगिक जिसमें निर्माणकारी इकाई तो समान होती है, परंतु उससे बनने वाला वस्तु का जो है भौतिक स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, उसको हम लोग अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा ग्रेफाइट मैंने उदाहरण दिया, दोनों कार्बन से बने हैं, जबकि हीरा जो है पारदर्शी है, ग्रेफाइट अपारदर्शी है। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है, हीरा विद्युत के कुचालक होता है। ये सब होता है। दूसरा, कार्बन श्रृंखला के बाद सहसंयोजक बंध। सहसंयोजकता का मतलब ऐसे यौगिक जो समान इलेक्ट्रॉनों के युग्म बंध बना करके अपने अस्थायी अणु के रूप का निर्माण करते हैं, ऐसे आबंधों से जुड़ने वाले यौगिक को हम सहसंयोजक कहते हैं। जैसे मेथेन है, मेथेन क्या करता है? मेथेन का अणु सूत्र CH4 है, जो केंद्र में C है, चारों तरफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जो चारों हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा कर दे रहा है। ऐसे समान इलेक्ट्रॉनों के युग्म बंध द्वारा अष्टक पूरा करना या अस्थायी अणु का निर्माण करना ही यह सहसंयोजकता कहलाता है। जो सहसंयोजक यौगिक के द्वारा ही ये जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और जुड़ करके जो है अस्थायी अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए इससे जुड़ने वाले यौगिक की संरचना संख्या एक ध्रुवीय न होकर बहुध्रुवीय होता है, ब्रांचिंग होते हैं, शाखित होते हैं और जटिल से जटिल कार्बनिक यौगिकों का जो है निर्माण कर सकते हैं। जबकि ये गुण जो है अकार्बनिक यौगिकों के अंदर नहीं पाई जाती है, केवल कार्बनिक यौगिकों के अंदर ही जो है पाई जाती है। तीसरा है आपका अकार्बनिक तत्वों के साथ क्रिया। अकार्बनिक तत्वों से क्रिया। कार्बनिक यौगिक अन्य अकार्बनिक तत्वों से क्रिया करके तरह तरह के वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। जैसे आप देखेंगे OH हाइड्रॉक्सिल समूह से क्रिया करके मेथेन, एथेनॉल अर्थात अल्कोहलिक ग्रुप का भिन्न भिन्न स्वरूप उत्पन्न करता है। NH2 एमीन ग्रुप से जुड़ करके, NO2 नाइट्रो ग्रुप से जुड़ करके, ये जो है NH3 एमीन ग्रुप से NH3 के बाद से आपका जो है यह O ईथर ग्रुप से जुड़ करके, कीटोन CO ग्रुप से जुड़ करके, इन सभी क्रियात्मक समूहों के साथ जुड़ करके भिन्नताएं अपने यौगिकों के अंदर प्रकट करते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों के अंदर भी गुण जो है नहीं होता। चौथा होता है आपका ये अपरूपता। अपरूपता किसको कहते हैं? ऐसे यौगिक, अभी बोल रहा था, ऐसे यौगिक जिसका निर्माणकारी इकाई तो समान होता है, परंतु उससे बनने वाले यौगिक का भौतिक व रासायनिक गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे तरह के बनने वाले पदार्थों को हम अपर कहते हैं। जैसे
हीरा, ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणु से बने होते हैं और कार्बन परमाणु से ही बने, लेकिन भौतिक स्वरूप इनका क्या है, अलग अलग है। ऐसे तरह के गुण के कारण इसको हम अपरूपता कहते हैं। पांचवा आपका बहुलीकरण। बहुलीकरण किसे कहते हैं? ऐसे तरह के यौगिक जो समान एक एक इकाइयों से मिलकर के लंबी लंबी तरह के श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ऐसे समान एक एक इकाइयों से बने हुए जटिल यौगिक को हम बहुलीकरण करते हैं। जैसे ये प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड का बहुलक है, वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बहुलक है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। ये सभी समान एक एक इकाइयां एक एक दूसरे से जुड़ जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला निर्माण करने की क्षमता होती है, जिससे इनसे बनने वाले यौगिक बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते जाते हैं। ये बहुलीकरण का गुण कार्बनिक यौगिकों के अंदर पाई जाती है और कार्बनिक यौगिकों के अंदर ये जो है नहीं होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक प्रकृति में ज्यादा होती है और कार्बनिक यौगिक जो है कम होती है। ये आपका आधार है। कौन कौन सा बताया मैंने? पहला कार्बन श्रृंखला, दूसरा सहसंयोजकता, तीसरा अकार्बनिक तत्वों से क्रिया, चौथा अपरूपता, पांचवा बहुलीकरण और भी बहुत से समयवता का गुण है ना। ऐसे बहुत से गुण हैं इसमें जो केवल कार्बनिक यौगिकों के अंदर ही पाई जाती है और कार्बनिक यौगिकों के अंदर नहीं पाई जाती है, जिससे इनका प्रकृति में मात्रा जो होती है ज्यादा मात्रा में होते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है ये पाए जाते हैं। और जबकि अकार्बनिक यौगिक जो है ये गुण न होने के कारण वो प्रकृति में जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद है इसके बाद हम लोग कार्बन का सर्वमुखी प्रवृत्ति क्या होती है, कार्बन का समचतुष्फलकी संरचना किसे कहते हैं या बहुमुखी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन का कार्बन का सर्वोत्मुखी संरचना। देखिए, कार्बन का सर्वमुखी या कार्बन का चतुष्फलकी संरचना, संरचना का वर्णन ऐसे भी पूछा है। ऐसा जैसा कि अभी मैं बोल रहा था, कार्बन प्रकृति का सबसे छोटा सबसे छोटा परमाणु है जिसकी संयोजकता सबसे अधिक 4 होती है। 1s², 2s², 2p⁻²। अर्थात इसके ऐसे हम बनाएंगे तो देखेंगे कि इसके जो है यश कक्षक ऊपर भरे हैं
जबकि पी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होना 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 ही है, कितना है? 2 ही है। जबकि 2 में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मान लीजिए इसको भरा है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। इसका मतलब ये है कि इसके 2 कक्षक में अर्थात 6 है ना, है 2 ही है, 4 खाली है। इसलिए ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्रिया करके CH4 मेथेन अणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मेथेन अणु का निर्माण करता है। जिस मेथेन अणु में आप देखेंगे, ये मेथेन अणु में जो है कार्बन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा और जुड़ करके एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है, जिसके संबंध में ली वेल तथा वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने इस कार्बन के साथ एक एक करके हाइड्रोजनों को रिप्लेस किया। तो ये समान रूप से हाइड्रोजन रिप्लेस हो करके कार्बन के चारों सिराओं पर जुड़कर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण किया, जिसके बड़े कोण में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना। कितना का? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। और सभी ये सहसंयोजक आबंधों के द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए। कार्बन प्रकृति का सबसे छोटा परमाणु है, जिसकी सांद्रता सबसे अधिक 4 होती है। यह इसका 1s², 2s², 2p⁴, 1s 2s तो भरा है। 2p को कोष में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस 4 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए कार्बन 4 हाइड्रोजनों के साथ क्रिया करके CH4 मेथेन अणु का निर्माण करता है। इस मेथेन अणु में कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन सहसंयोजक आबंधों के द्वारा जुड़ता है और जुड़कर मेथेन अणु का निर्माण करता है, जिसके संबंध में ली वेल तथा वांट हाफ नामक वैज्ञानिक ने कार्बनिक गैस के साथ हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस किया। तो ये समान रूप से रिप्लेस होकर के कार्बन के चतुष्फलकीय संरचना को निर्माण किया, जिसमें कार्बन केंद्र में था और चारों कोनों पर हाइड्रोजन समान रूप से जुड़ करके सम चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है, जिसके बीच बनने वाला अधिकतम कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और ऐसे समचतुष्फलकीय में कार्बन के साथ हाइड्रोजन समान रूप से जुड़ करके ये चारों कोनों पर चतुष्फलकीय या सर्वोत्मुखी तरह के संरचना का निर्माण करता है। इसको हम कार्बन का समचतुष्फलकीय संरचना के रूप में जो है जानते हैं। थैंक यू।